ये कब निर्णय लिया कि मुझे आप राजनीति में जाना है? क्योंकि आप मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आपने एमबीबीएस किया, फिर आपने सर्जन आप बने, तो उसके बाद जब आप इतना सफल आपका करियर रहा, उसके बाद आपने राजनीति को चुना। तो देखो क्या होता है कि एक डेस्टिनी होती है जो उसमें मैं बिलीव करता हूँ। मैं राजनीति में कभी इंटरेस्टेड नहीं था, और हमारा क्योंकि मेरा पूरा जो ज़िंदगी रही है वो हॉस्टल में रही है दिल्ली कॉलेज में, तो हम राजनीति से हमेशा दूर रहे। 4th क्लास से हम हॉस्टल में थे, 12th तक हॉस्टल में रहे। और मेरा भाई भी राजनीति में नहीं था, वो पुलिस सर्विसेज में है, एडिशनल एसपी है पुलिस सर्विसेज में। तो हम लोग हमेशा राजनीति से दूर रहे, और जो फैमिली का जो अपब्रिंगिंग थी उसमें कभी भी ये प्रेशर नहीं डाला गया कि आपको राजनीति में जाना है, आपको ये संभालना है, ऐसा कुछ नहीं था। सबसे पहले पढ़ाई पर फोकस करा गया, और वही कारण है कि सबसे पहले मैंने एमबीबीएस करा। एमबीबीएस के बाद में भी मैं राजनीति में नहीं था। उसके बाद फिर जो प्री पीजी का एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जिसमें सारे डॉक्टर्स बैठते हैं स्पेशलाइज्ड ब्रांच के लिए, उसमें पूरे मध्य प्रदेश में 2nd रैंक आई थी मेरी, 2nd रैंक आई थी। हाँ, और उसमें क्या है कि मतलब कि बिना पढ़ाई तो आप नहीं कर सकते ना। तो ये व्यापम वाले तो कब का ये बीजेपी वाले हमको जेल में डाल देते अगर व्यापम के थ्रू आए होते, कि व्यापम में फर्जीवाड़ा के थ्रू आए होते। और इसमें भी दिलचस्प किस्सा है कि हम दोनों की डिग्री सीएम हाउस बुलाई गई थी, अच्छा, देखने के लिए। 2011 की बात है, जब जो पिताजी हैं कांतिलाल भूरिया जी, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो इनने कोशिश करी थी कि कैसे भी इस चीज़ को बंद कर दिया जाए, पर उनको कुछ मिला नहीं, क्योंकि पूरी ईमानदारी से हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सिलेक्ट होकर आए। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था एमवाई हॉस्पिटल इंदौर से, एमजीएम मेडिकल कॉलेज से मेरा एमबीबीएस है, और एमवाई से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो उस समय क्या हुआ कि धीरे धीरे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैं एक्टिव हुआ, और ऐसा नहीं कि मैं होना चाहता था, बस सबकी कॉलिंग थी नहीं कि तुम करो। तो उसमें मैं 1 साल तो इंदौर मेडिकल कॉलेज और एमवा हॉस्पिटल का अध्यक्ष था, इंदौर का अध्यक्ष था, जूडा का, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन हम बोलते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था ये। जब भी हम हड़ताल करते थे तो हम अपनी मांगें मनवा कर ही उठते थे, ये इसका इतिहास रहा है। और उसमें फिर 1 साल में पूरे प्रदेश का अध्यक्ष था जूडा का, तो सारे जितने मेडिकल कॉलेजेस थे पूरे प्रदेश के, वो सब मेरे अंडर में आते थे। तो हम लोग सब दूर जाते थे, लोगों की, स्टूडेंट्स की राइट्स के लेकर लड़ाई लड़ते थे, जो सेवाएं मिल रही हैं उसको लड़ाई लड़ते थे, पेशेंट्स को अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है या मेडिसिन नहीं मिल रहा है उसके लिए लड़ाई लड़ते थे। तो ये जो शुरुआत हुई उसमें कहीं ना कहीं एक रुझान बना कि आप लोगों की लड़ाई लड़ना शुरू करें। और सबसे पहले जैसे ही मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, नॉर्मली क्या होता है, लोगों के मास्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं सर्जरी में, तो वो कोशिश करते हैं किसी दिल्ली, बॉम्बे या फिर बड़ी जगह जाकर प्रैक्टिस करें, एसआरशिप करें, उसके बाद और पढ़ाई करें और फिर अपनी प्रैक्टिस चालू कर दें। तो मेरे दिमाग में एकदम क्लियर था कि मुझे अगर हॉस्पिटल खोलना है तो मेरे लोगों के बीच में हॉस्पिटल खोलना है, क्योंकि झाबुआ एक प्रीडोमिनेटली ट्राइबल एरिया है, वहाँ स्वास्थ्य की जो सेवाएं, क्योंकि एक कोना पड़ जाता है मध्य प्रदेश का, उसके बाद गुजरात लग जाता है ना, एकदम गुजरात लग जाता है, तो वो वहाँ पर सेवाएं बहुत अच्छी नहीं थी। तो सबसे पहले मैं वहाँ गया, तो सबसे पहले मैंने नर्सिंग होम अपना स्टार्ट करा, और मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं रहा, तो पहले वो भी नहीं था कि यार कैसे आप चालू कर दें नर्सिंग होम। तो एक गैरेज से शुरू करा, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते फिर वो नर्सिंग होम बना, धीरे धीरे कर हॉस्पिटल बना। और मेरी जो वाइफ है वो भी गायनेकोलॉजिस्ट है, तो वो भी अपनी सेवाएं वहाँ पर दे रही है, और लगातार हम दोनों मिलकर काफ़ी टाइम तक सेवाएं देते रहे। उसके बाद अब हॉस्पिटल का काम वो संभालती है, और मैं जो सबके लिए लड़ाई लड़ना होता है वो काम मैं संभालता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है ये तो भैया, जैसे कि आपने बताया कि आप जैसे आपने जो शिक्षा का आपका जो सफ़र रहा है, उसके बाद मध्य प्रदेश में अभी हम वर्तमान में देखें तो गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है। तो उसके लिए आप, क्योंकि डॉक्टर हैं, आपको तो स्वास्थ्य के हिसाब से आपको तो जब पता ही होगा, तो हम लोग जब आप सत्ता में आ जाएंगे तो फिर उसके बाद आपका क्या विज़न रहेगा उसके स्वास्थ्य के क्षेत्र में? देखिए, स्वास्थ्य का क्षेत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको जो भी आप पॉलिसी बनाएं, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस की एक तरह बनानी पड़ेगी। अभी आपकी सबसे बड़ी त्रुटि मैं बताता हूँ, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, हमेशा बोला जाता है डॉक्टर्स गाँव में नहीं जा रहे, गाँव में नहीं जा रहे, गाँव में नहीं जा रहे। क्या होता है, डॉक्टर्स का पूरा जीवन पढ़ने में ही निकल जाता है, और जब तक वहाँ पर आग मान लो कि मैं पीजी करने के बाद मुझे आप बोलोगे कि गांव में जाकर प्रैक्टिस करो, तो एज अ सर्जन मुझे अगर वहाँ वो सेटअप नहीं मिलेगा
तो ना मैं अपनी स्किल्स के साथ न्याय कर पा रहा हूँ, ना मैं उन पेशेंट्स के साथ न्याय कर पा रहा हूँ जो वहाँ पर हैं, क्योंकि सिर्फ मरहम पट्टी करना है गांव में जाकर तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको नए कैडर बनाना पड़ेंगे, गांव के लिए कैडर बनाना पड़ेगा। और जो शहर गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में जो एक गैप मैंने बताया उसका सबसे बड़ा, क्योंकि जब भी आप MBBS करते हैं उसके साल बाद आपका 1 साल का बॉन्ड रहता है गाँव में, उसमें सब लोग जाते हैं और वो नियम है और उसमें जाना भी चाहिए। पर प्राइवेट के लिए नहीं है, प्राइवेट के लिए भी होना चाहिए कि प्राइवेट वाले जो भी प्राइवेट में पैसा देकर आ रहा है उसको तो एक, और देखिए पढ़ाई करने का एक समय होता है, अगर वो समय निकल जाता है उसके बाद अगर आप सोचो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लोगे, वो किसी के बस की बात नहीं। तो क्या होता है, आप प्राइवेट में जब पढ़ रहे होते हैं तो उसको 1 साल का एज मिल रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट में पढ़ने वाला व्यक्ति है वो 1 साल गाँव जाएगा और प्राइवेट वाला डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाएगा। मतलब उनके लिए कोई बॉन्ड नहीं उनके है, लिए उनके लिए कोई बॉन्ड नहीं है। आपको उनको गांव भेजना चाहिए, जो प्राइवेट कॉलेजेस के हैं उनको भी आपको गांव भेजना चाहिए। और ये हमने अपने 2011 में ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारा क्या हो रहा था कि PG के बाद अपने MBBS के बाद 1 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल का बॉन्ड था और प्राइवेट में कोई बॉन्ड नहीं था। मतलब देखा जाए तो गवर्नमेंट में पढ़ने वाला 3 साल अपने ख़राब कर रहा था, जो पीछे हो रहा था उन लड़ाई में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और PG वाला जो प्राइवेट वाला तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बैठने को उसको मिल रहा था। तो ये सबसे बड़ी त्रुटि है कि आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट के लिए सेम नॉर्म्स रखना चाहिए। सबको कंपलसरी डेफिनेटली गाँव में जाना चाहिए, आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है, कॉलेजेस मिलते हैं, पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको डेवलप करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जो गाँव जाओ उसका स्टाइपेंड बढ़ाओ, उसको बोनस मार्क रखो। आप ये रखो कि जो गांव में जाएगा उसको एडिशनल PG में प्री PG में एडिशनल मार्क्स 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क, क्योंकि 1-2 मार्क में तो खेल हो जाता है। आप 5 मार्क भी अगर उसके लिए रख देंगे, 3 मार्क भी रख देंगे तो खुशी खुशी जाएगा। बिल्कुल। तो भैया जैसे कि आपने प्राइवेट और गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो के बारे में बताया और आपने उसके बारे में लड़ाई भी लड़ी है, कई बार देखने को ये भी मिलता है भैया कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा आपने कहा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अगर तहसील प्लेसों पे अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए और डॉक्टरों को भी वहाँ पर जब बाहर से जाएंगे तो उनको अच्छा दिया जाए, तो मुझे लगता है कि जो गांव आसपास हैं जो क्योंकि तहसील से जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पर उन लोगों को बहुत अच्छे से स्वास्थ्य सेवा मिल जाएगी और उससे काफ़ी हद तक अच्छी व्यवस्था हो सकती है। तो भैया जैसे कि आपने ठीक है ये जो आपने एजुकेशन का और उसका बताया, आपने मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे राजनीति का आपने मतलब मेडिकल और राजनीति जब आपने दोनों को कंपाइल किया, तो आपको सबसे अच्छा अब क्या लगता है कि एज ए काम करने में, एज ए सर्जन या एज राजनेता? देखिए मैं आज भी सर्जरीज करता हूँ जी, आज भी ऑपरेशंस में करता हूँ, क्योंकि वो मेरा पैशन है जी। राजनीति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। डेफिनेटली आप जब एक डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आपको लोगों की जान आपके हाथ में होती है। आपने एक गलत, आप मतलब डॉक्टरी में ऐसा बोलते हैं, सर्जरी में ऐसा बोलते हैं, आप गलती की गुंजाइश नहीं होती। आप राजनीति में गलती कर दो, निर्णय में गलती कर दो, गलत आदेश दे दो, वो सब चीज़ें त्रुटियां दूर हो सकती हैं। पर अगर आप एज अ सर्जन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो आज भी डॉक्टरी फील्ड मेरा पैशन है और आज भी हम हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, फ्री हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, अपने लोगों के बीच में जाते हैं, जो भी उनके लिए बेस्ट तरीके से कर सकते हैं वो करते हैं। और उसमें उसको करने में आपको बहुत सुकून भी मिलता है, क्योंकि आप सेल्फलेस सर्विस कर रहे होते हैं। राजनीति रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि इसमें अगर आपने गलत पॉलिसी मेकिंग करी जी, अगर आपने एज अ मेडिकल में कुछ गलत करा तो उसमें एक पेशेंट का, एक परिवार का नुकसान हो सकता है। पर अगर गलत लोग पॉलिसी मेकिंग में बैठ गए तो उस पूरी की पूरी जनरेशन ख़त्म हो जाएगी। जो आज के समय में हम देख रहे हैं कि एक गलत पॉलिसीज़ के कारण पूरी की पूरी एक जनरेशन ख़त्म होती जा रही है और इसलिए उनको रोड पर आना पड़ रहा है। तो ये एक फैक्ट है, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं लेता हूँ कि जो लोग मेरे पर विश्वास दिलाते हैं या फिर जो लोग भरोसा करते हैं उनका विश्वास नहीं टूटने दें, और जो उनके एक्सपेक्टेशंस है गलत के खिलाफ वो लड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। भैया आप मतलब एक राजनेता के तौर पे आपकी महत्वाकांक्षा क्या है राजनीति को लेकर के? क्या आपका कोई लक्ष्य है कि किसी पद पे आपको जाना है या कोई महत्वाकांक्षा आपके मन में? नहीं, देखिए राजनीति में यही एक, तो मैं सारे युवाओं को एक चीज़ बोलना चाहूँगा। अब लोगों को क्या लगता है राजनीति में सिर्फ पावर के लिए आओ। पावर क्यों करप्ट होती है जी? जब आप राजनीति से पावर के लिए ज्वाइन करोगे आप उसको पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो। बिल्कुल। इसलिए आप उद्देश्य आपका क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी।
है ना, आप ये सोचेंगे कि मैं उस हाइट तक पहुँचे। देखिए मैं जिस परिवार से आता हूँ उसमें फादर हर पद पर रहे, सेंट्रल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट में बहुत लंबे समय तक मिनिस्टर रहे, सब पदों पर रहे। मैंने देखा है पावर क्या होती है, और पावर के साथ अगर आप न्याय नहीं करेंगे तो पावर आपको करप्ट भी करती है। और इसलिए जितने भी नए लोग हैं, मैं उनको जो भी मेरे से मिलता है मैं उसको बोलता हूँ यार आप किसी चीज़ के लिए राजनीति में मत आओ। राजनीति करने से, राजनीति में रहने से, लोगों की लड़ाई लड़ने से आपको सुकून मिलता है, इसलिए आप राजनीति में रहो। देखिए आप अच्छा काम करो तो ऑटोमेटिकली आपको प्रमोशन मिलेगा। लोग कैसे, जैसे कई बार अब मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरे पास आते हैं भैया आप मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बना दीजिए, आप मुझे प्रदेश महामंत्री बना दीजिए, आप मुझे जिला अध्यक्ष बना दीजिए। काम ये है कि लोग पहले पद चाहते हैं, उसके बाद काम करना चाहते हैं। हमें उल्टा करना पड़ेगा। अच्छे लोगों की राजनीति में बहुत कमी है जी, टैलेंट की बहुत कमी है, बहुत स्कोप है बेसिकली। तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा टैलेंटेड फील्ड में काम कर रहे हैं, और जिस भी फील्ड में आप काम करो पूरी ईमानदारी से करो। जैसे हमारे एक खरे सर हुआ करते थे इंदौर में, खरे कोचिंग का आपने नाम सुना होगा। जी, खरे कोचिंग सुना। और जो मैंने MBBS में जो तैयारी करी थी वो उनके अंडर में ही, खरे सर के अंडर में करी थी। और वहाँ जो उस समय पढ़ाई का तरीका होता था वो होता था गुरुकुल सिस्टम टाइप्स में। अच्छा। मतलब आपको 5, 6, 7, 8 घंटे ज़मीन पर ही बैठकर पढ़ना पड़ता था। अरे वाह। वहाँ आप मतलब उस टाइम भी, और मैं निकला था डेली कॉलेज से। अच्छा। जो कि वन ऑफ द एलीट स्कूल माना जाता है। सारे सुविधाओं के साथ में आपको कोशिश करी जाती है वो माहौल दिया जाए। और उस टाइम डेली कॉलेज से इतने ज़्यादा डॉक्टर्स निकलते नहीं थे, तो पर ये था एक पैशन था कि आपको डॉक्टर बनना है, सर्जन बनना था। तो हम लोग वहाँ जब पढ़ते थे तो वो गुरुकुल स्टाइल में पढ़ते थे। मतलब आज आपको बोलो कि 5-5 घंटे बैठकर आप ज़मीन पर पढ़ लो अच्छे लड़के भग जाएंगे वो नहीं होता वो पॉसिबल नहीं है। और हम पढ़ते थे जी। मतलब हम लिटरली, क्योंकि हम क्रैश कोर्स में, क्योंकि या तो आप ड्रॉप लो 1 साल, या फिर अगर आप ड्रॉप नहीं ले रहे हो तो आप जो क्रैश कोर्स होता है 2-3 महीने का, वो क्रैश कोर्स करो। तो क्रैश कोर्स में हर दिन आपको क्या है 8 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो उसमें हम वैसे ही ज़मीन पर बैठ कर, तो उनका ये कहना रहता था कि मैं ज़िंदगी में एक चीज़ ध्यान रखना, जो काम तुम करो। छोटे खरे सर ने बोला था, ये एक बड़े खरे सर थे, छोटे खरे सर थे। तो छोटे खरे सर ने बोला था कि जो तुम ज़िंदगी में करो उसमें बेस्ट बनो। अगर तुम गार्डनर बन रहे हो तो गार्डनिंग में बेस्ट बनो। तो हम वो चीज़ पर बहुत बिलीव करते हैं कि आप जिस भी फील्ड में हो, जो भी हो, आप बेस्ट पॉसिबल दो। ऑटोमेटिकली जो भी आपकी कैपेबिलिटी हो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। वो एक 3 इडियट्स का डायलॉग ही है। हाँ, मतलब वो अपनी काबिलियत के पीछे भागो तो पैसा, सफलता झक मार कर तुम्हारे पीछे आएगी। हाँ। भैया आप भारत जोड़ो यात्रा में थे और एक इंसिडेंट होता है कि कोई महिला नेत्री की तबीयत खराब होती है, तो आपने उनका इलाज किया। वो क्या इंसिडेंट था? भारत जोड़ो में एक एक्चुअली चलते चलते एक जो नेशनल स्पोक्स पर्सन थी जी। अपनी कलकत्ता की हैं, तो वो गिर गई, तो उनके नाक से और मुंह से ब्लीडिंग होने लगी थी जी। तो फटाफट अच्छा हुआ एम्बुलेंस पास में थी, तो जो भी हमको प्राइमरी ट्रीटमेंट देना था, नेसल पैकिंग करना और सब कुछ जो प्राइमरी उपचार देना था, क्योंकि ब्लीडिंग रोकना इंपॉर्टेंट था। बीच में चलते चलते आप ब्लीडिंग रोकना मुश्किल होता है। तो उसमें फटाफट उसका ट्रीटमेंट करा था। उसके बाद वो ठीक भी हो गई। उसके बाद 1 घंटे बाद वापस से आ गई था हमें। तो वो अच्छा है कि आप ये दोनों चीज़ को बैलेंस करते रहते हैं। एरोप्लेन में भी एक बार ऐसा ही किस्सा हुआ था कि एरोप्लेन में हम जा रहे थे और मैं यहाँ पर एक आंदोलन जो नेमावर कांड हुआ था, जिसमें आदिवासियों को 5 लोगों को ज़मीन में गाड़ दिया था, उसको लेकर एक पद यात्रा कर रही थी हमारी बहन, जो उनके परिवार की थी। तो गवर्नर हाउस गए थे। गवर्नर हाउस में उनको मिलने नहीं दिया जाता। हमने आंदोलन करा, सब कुछ करा, और वहाँ से मैंने फ़्लाइट पकड़कर मैं जब गया तो उसी फ्लाइट में एक व्यक्ति बहुत क्रिटिकल हो गया था। तो उसको, और मेरे को उस दिन पता लगा कि फ़्लाइट में बचाने के कोई तरीके ही नहीं है। ना उनके पास इंजेक्शंस होते हैं, ना उनके पास मेडिसिन होती हैं, ना उनके पास BP इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मतलब आप अपनी काबिलियत पर बचा लो तो बचा लो, नहीं तो आपको वहाँ कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। और उसको, उसमें हम CPR देकर उसको वापस लाए थे, वापस जिंदा करा था उसको, पेशेंट को। तो हार्ट अटैक आ गया था, उसकी सांसें रुक गई थी, और पहले भी वो थोड़ी एक तरफ से पैरालिसिस चल रहा था। तो उसको CPR कर वापस से रिवाइव करा था, रिसर्चिएट करा था। फिर इमरजेंसी लैंडिंग एयरप्लेन की अहमदाबाद में हुई थी। फिर इंडिगो का स्पेशल ट्वीट भी आया था धन्यवाद देने के लिए। अरे वाह। हाँ,
तो भैया ये तो काफ़ी अच्छी बात है। भैया हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स जो हैं वो यूथ हैं, और जो मैंने बताया कि तैयारी करने वाले हैं, तो उनके लिए आप मध्य प्रदेश की यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते आप उनके लिए क्या मोटिवेशन उनके लिए देंगे कि ताकि वो अपने जीवन में संघर्ष करते रहें, क्योंकि आपने भी एजुकेशन में भी बहुत अच्छा आपने काम किया और आज पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो उनके लिए आप क्या मोटिवेशन देंगे? मैं अपने सभी साथियों को ये बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में संघर्ष सबसे बड़ी चीज़ है, और अगर आप ना लोहा मनवाना चाहते हैं तो संघर्ष करना मत छोड़ो। क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग 2-2, 3-3, 4 साल तक भी कोशिश करना नहीं छोड़ते ना। तो नॉर्मली क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 साल 2 साल अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप सोचते हो अब हम क्यों बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बट ऐसा मत करो। मैंने तो ऐसा देखा है कि मेरे बैच में एक लड़का था जो 4 साल तक उसने ड्रॉप लिया, नहीं हुआ उसका, पर जब 5वें साल उसका सिलेक्शन हुआ, वो पूरे मध्य प्रदेश में फर्स्ट रैंक आई थी उसकी। तो ये ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि अगर आप हार मान लोगे तो फिर आपको पता नहीं लगेगा आप में क्या टैलेंट है। आप मेहनत करो, हार्ड वर्क करो और सिस्टमेटिक पढ़ाई करो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना बड़ा सिलेबस रहता है। अगर आपने टारगेटेड अप्रोच नहीं रखी तो आप पूरा सिलेबस भी कवर नहीं कर पाते हो। तो संघर्ष करो, लड़ाई लड़ो, और अपने जो अधिकार हैं वो आपको पता होना चाहिए। उन अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आप तैयार होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लड़ाई नहीं लड़ोगे तब तक आपकी लड़ाई कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा। भैया मेरा आखिरी क्वेश्चन है, इतना सब संघर्ष करने के बाद और ये सब राजनीति करने के बाद आप अपने आप को कूल रखने के लिए क्या करते हैं? देखिए कूल मतलब कि मूवी आपको देखना पसंद है, हॉबीज आपकी क्या? मूवीज़ तो मैं बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि अब मूवी थिएटर्स में जाना मैं कोशिश करता हूँ जब भी जाऊँ एटलीस्ट फैमिली के साथ मैं महीने 1-2 महीने में एटलीस्ट एक मूवी तो मैं चला जाऊँ। बाकी कूल रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसको एक काम की तरह मत लो कि यार ये बहुत भारी काम है, और ये आपको देखो पॉलिटिक्स आप करो, एंजॉय करो उसको। आप डॉक्टरी प्रैक्टिस करो, एंजॉय करो, क्योंकि देखिए हमारी ट्रेनिंग वैसी होती है। मैं एक सर्जन हूँ, आप सोच लीजिए जब आपको पता है कि सामने वाला मरीज़ मरने वाला है, तब भी आपको अपना पेशेंस रखकर, कामनेस रखकर आपको उसको बचाना पड़ता है। ये वो, और इसकी ट्रेनिंग हुई है हमारी, मतलब आप उस लेवल पर ट्रेन हो जाते हो कि आप सबसे किसी की जान जा रही हो और आप देख रहे हो और आप वहाँ खड़े हो, उससे ज़्यादा कठिन क्या काम हो सकता है। तो आप है ना ज़िंदगी में हमेशा अपने आप को शांत रखो। और ये एक चीज़ सोचो, मैं जो सोचता हूँ, अगर मान लो कि बहुत बुरा होता है, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके साथ बहुत बुरा हुआ और आप मरे नहीं, तो आप उस चीज़ से मजबूत ही हो गए, और मर गए तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये तो सही बात है भैया, क्योंकि उसके बाद तो कुछ बचा नहीं, और अगर आप नहीं मरे तो आप उस चीज़ से मजबूत ही हो गए, कमज़ोर नहीं हो गए। खैर भैया आपने इतना समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने व्यस्ततम समय में, चूँकि अब मुझे पता लगा था कि आप कितने व्यस्त हैं, तो इसके लिए आपने हमें, मतलब उसके बावजूद भी हमें समय दिया, और हमारे व्यूअर्स को, जो हमारे यूथ व्यूअर्स हैं, उनको आपने इतना मोटिवेशन दिया और इतनी अच्छी अच्छी बात उन्हें सुनने को मिली। तो लास्ट में सर, भैया हमारा नेशनल यूथ सिंपोजियम का चैनल है, उसको आप प्लीज़ हमारे दर्शकों से बोल दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं अपने सभी साथियों से ये निवेदन करता हूँ, और जो हमारे संगठन के लोग हैं उनको आदेशित भी करता हूँ कि जो नेशनल न्यूज़ सिंपोजियम चैनल है, ये युवाओं की आवाज़ लोगों तक पहुँचाने का काम करता है। और जब हम ऐसे लोगों को जो निष्पक्ष होकर लोगों की बात, युवाओं की बात सबके सामने रखते हैं, तो ये हमारी दायित्व बनता है कि हम ऐसे चैनल्स को, ऐसे यूट्यूब चैनल्स को, ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। तो आप सब लोग न्यूज़ सिंपोजियम चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका समय दिया।